Hello friends, welcome to Chemistry Zindabad, and I am again here with the NCRT based podcast. Today we are going to discuss about the P block halogen family. So let's get started with it. फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टाटीन और टेनेसिन जो हैं वो ग्रुप 17 के एलिमेंट्स होते हैं, मेंबर्स होते हैं। इनको अपन कलेक्टिवली हेलोजेंस भी कहते हैं। हेलो का मतलब होता है सॉल्ट और जीन्स का मतलब होता है बॉन्ड। ये अपन ग्रीक भाषा की बात कर रहे हैं, तो ग्रीक में हेलो का मतलब होता है सॉल्ट और जीन्स का मतलब होता है बॉन्ड, यानी कि ये सॉल्ट प्रोड्यूसर्स होते हैं। हेलोजेंस जो है वो हाईली रिएक्टिव नॉन मेटेलिक एलिमेंट्स होते हैं और ये आपस में बहुत ही ज़्यादा सिमिलरिटी शो करते हैं एक दूसरे से। एस्टाटीन और टेनेसिन जो हैं वो रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स होते हैं। अगर इनके अकरेंस की बात की जाए तो फ्लोरीन और क्लोरीन काफ़ी ज़्यादा पाए जाते हैं, वहीं पे ब्रोमीन और आयोडीन की जो अबंडेंस है वो कम होती है। फ्लोरीन मेनली इनसोल्यूबल फ्लोराइड्स के फॉर्म में पाया जाता है, जैसे कि फ्लोरिस्पर यानी कि CaF2, क्रायोलाइट Na3AlF6, फ्लोरेपेटाइट थ्राइस ऑफ Ca3PO4 का होल ट्वाइस डॉट CaF2। जो सी वाटर होता है उसमें भी कैल्शियम, मैग्नीशियम, पोटेशियम और सोडियम के क्लोराइड्स, ब्रोमाइड्स और आयोडाइड्स पाए जाते हैं, और इसमें भी मेनली सोडियम क्लोराइड पाया जाता है सॉल्यूशन के फॉर्म में, जो कि 2.5% होता है बाय मास। जो ड्राइड अप सीज होते हैं उनके डिपॉजिट्स में सोडियम क्लोराइड और कार्नेलाइट यानी कि KCl.MgCl2.6H2O भी पाया जाता है। कुछ मैरिन लाइफ जो होती हैं, कुछ मैरिन फॉर्म्स जो होते हैं, उनके जो सिस्टम होता है उसमें आयोडीन भी होता है। कुछ सीवीड्स जो हैं उनमें 0.5% तक आयोडीन होता है, और चीले सॉल्ट पीटर में 0.2% तक सोडियम आयोडेट होता है। टेनेसिन जो है वो एक रेडियो एक्टिव एलिमेंट है और इसकी जो हाफ लाइफ है वो बहुत ही कम होती है, यानी कि मिली सेकेंड्स में होती है, तो अपन इसकी केमिस्ट्री के बारे में ज़्यादा पढ़ नहीं पाते हैं। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशंस की अगर बात करें तो जो आउटर मोस्ट शेल का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन होता है इन एलिमेंट्स के लिए वो NH2 NP5 होता है, जो कि नोबल गैस से सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन कम है। एटॉमिक और आयनिक रेडियाई जो है हेलोजेंस की वो स्मॉलेस्ट होती है। किसी भी पीरियड की अगर बात करें तो सबसे स्मॉल जो होगी एटॉमिक रेडियाई वो हेलोजेंस की ही होगी किसी भी पर्टिकुलर पीरियड में, क्योंकि यहाँ पर मैक्सिमम इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज होता है। आयोनाइजेशन इंथैल्पी की अगर बात करें तो बहुत हाई होती है इनकी आयोनाइजेशन इंथैल्पी, क्योंकि इनकी टेंडेंसी नहीं होती है ना कि ये इलेक्ट्रॉन को लूज करें, ये सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन लेकर के नोबल गैस का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन पा लेना चाहते हैं। इस वजह से इनकी आयोनाइजेशन इंथैल्पी बहुत ज़्यादा हाई होती है। इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी की अगर बात करें तो इनकी मैक्सिमम नेगेटिव इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी होती है। किसी भी एक पर्टिकुलर पीरियड की अगर बात करें तो सबसे ज़्यादा जो इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी होगी वो भी नेगेटिव में, वो हेलोजेंस की होती है। यहाँ पर एक एक्सेप्शन है जो कि बहुत ज़्यादा याद रखने की ज़रूरत है, क्योंकि ये क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है। जो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी होती है वो फ्लोरीन की लेस नेगेटिव होती है एज कम्पेयर टू क्लोरीन, यानी कि क्लोरीन की इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी ज़्यादा होती है एज कम्पेयर टू फ्लोरीन, क्योंकि फ्लोरीन एटम का साइज बहुत छोटा होता है और इस वजह से उसमें जो छोटे छोटे स्मॉल 2p ऑर्बिटल्स होते हैं उनमें इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन होता है, तो इस वजह से ये होता है। और जो इनकमिंग इलेक्ट्रॉन होता है यहाँ पर उसको ज़्यादा अट्रैक्शन मिल नहीं पाता है, तो इस वजह से जो क्लोरीन है उसकी इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी फ्लोरीन से ज़्यादा होती है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की अगर बात करें तो इन सभी एलिमेंट्स की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बहुत ज़्यादा होती है, और फ्लोरीन जो है वो मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट होता है इन द पीरियोडिक टेबल। फिजिकल प्रॉपर्टीज अगर देखें तो फ्लोरीन और क्लोरीन गैसेस फॉर्म में पाए जाते हैं, ब्रोमीन एक लिक्विड होता है और आयोडीन सॉलिड होता है। मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट्स डाउन द ग्रुप जाने में बढ़ते चले जाते हैं, और सारे के सारे जो हेलोजेंस हैं वो कलर्ड होते हैं। कलर्ड होने का कारण ये है कि वो रेडिएशंस को एब्जॉर्ब करते हैं विजिबल रीजन में, और अलग अलग रेडिएशंस के क्वांटा को ये एब्जॉर्ब करते हैं, तो इस वजह से अलग अलग कलर्स देखने को मिलते हैं। फ्लोरीन येलो कलर का होता है, क्लोरीन ग्रीनिश येलो होता है, ब्रोमीन रेड होता है और आयोडीन वायलेट कलर का होता है। फ्लोरीन और क्लोरीन जो है वो वाटर के साथ रिएक्ट करते हैं, लेकिन जो ब्रोमीन और आयोडीन है वो बहुत कम सॉल्युबल होते हैं, स्पेरिंगली सॉल्युबल होते हैं वाटर में, पर ये ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स में सॉल्युबल होते हैं, जैसे कि क्लोरोफॉर्म, कार्बन टेट्राक्लोराइड, CH2, हाइड्रोकार्बन्स, और ये वहाँ पर सॉल्युबल होकर के कलर्ड सॉल्यूशंस देते हैं। फ्लोरीन का जो इंथैल्पी ऑफ डिसोसिएशन है वो क्लोरीन से कम होता है ना। स्मॉलर इंथैल्पी ऑफ डिसोसिएशन होती है फ्लोरीन की एज कम्पेयर टू क्लोरीन, और इसका कारण ये है कि जो इलेक्ट्रॉन रिपल्शन होता है वो बहुत ज़्यादा होता है फ्लोरीन मॉलिक्यूल के केस में, क्योंकि F2 मॉलिक्यूल्स है और उसके जो लोन पेयर्स होते हैं वो बहुत पास पास होते हैं F2 में, लेकिन क्लोरीन में ऐसा नहीं होता है। क्लोरीन में वो दूर दूर होते हैं, तो इस वजह से उतना रिपल्शन नहीं होता है। केमिकल प्रॉपर्टीज़ में सबसे पहले अपन ऑक्सीडेशन स्टेट्स और ट्रेंड्स इन केमिकल रिएक्टिविटी देखेंगे, तो सारे के सारे हेलोजेंस -1 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं, और क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन जो है वो +1, +3, +5 और +7 भी शो कर सकते हैं।
इसको मैं आपको एक्सप्लेन करके बताता हूँ। जो ग्राउंड स्टेट होता है उसमें +1 ऑक्सीडेशन स्टेट शो कर सकते हैं ये एलिमेंट्स। फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट में अगर जाएंगे तो +3 ऑक्सीडेशन स्टेट हो जाएगा, सेकंड एक्साइटेड स्टेट में +5 और थर्ड एक्साइटेड स्टेट में ये +7 हो जाता है। जो हाइयर ऑक्सीडेशन स्टेट्स होते हैं क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन के, वो तभी देखने को मिलते हैं जब ये कंबाइन करते हैं किसी स्मॉल और हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट जैसे कि फ्लोरीन और ऑक्सीजन के साथ। ये अपन इंटरहेलोजेंस में, ऑक्सो एसिड्स में और ऑक्साइड्स में देख सकते हैं। जो ऑक्सीडेशन स्टेट है +4 और +6 के, वो क्लोरीन और ब्रोमीन के ऑक्साइड्स और ऑक्सो एसिड्स के केस में अपन देखते हैं। लेकिन जो फ्लोरीन है वो सिर्फ और सिर्फ हमेशा -1 ऑक्सीडेशन स्टेट ही शो करता है। यहाँ पर सारे के सारे जो हेलोजेंस हैं वो हाईली रिएक्टिव होते हैं और वो मेटल्स और नॉन मेटल्स दोनों के साथ रिएक्ट करके हैलाइड्स बनाते हैं। हेलोजेंस की जो रिएक्टिविटी है वो डाउन द ग्रुप जाने पे कम होती जाती है। जो हेलोजेंस होते हैं वो स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग नेचर दिखाते हैं क्योंकि वो खाली बैठे रहते हैं, मतलब तैयार बैठे रहते हैं कि हमको कहीं ना कहीं से इलेक्ट्रॉन मिल जाए, तो इस वजह से वो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग नेचर दिखाते हैं। फ्लोरीन जो है वो स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग हेलोजन है और ये दूसरे हैलाइड आयंस को भी ऑक्सीडाइज कर देता है उसके सॉल्यूशंस में, और यहाँ तक कि सॉलिड फेज में भी कर देता है। इन जनरल जो एक हेलोजन होता है वो अपने से हायर एटॉमिक नंबर वाले हैलाइड आयंस को ऑक्सीडाइज करता है, जैसे कि फ्लोरीन क्लोराइड आयन को ऑक्सीडाइज कर देता है, क्लोरीन ब्रोमाइड आयन को कर देता है, ब्रोमीन जो है वो आयोडीन आयन को। तो अपने से ऊपर वाले जो भी अपने ज़्यादा एटॉमिक नंबर वाले हेलोजेंस होते हैं, हैलाइड आयंस होते हैं, उनको हेलोजेंस ऑक्सीडाइज कर देते हैं। एक्वस सॉल्यूशंस में जो ऑक्सीडाइजिंग एबिलिटी है वो कम होती जाती है डाउन द ग्रुप जाने पे, ये अपन देख चुके हैं। और अगर अपन इसको जानना चाहते हैं कि ऐसा क्यों है, तो अपन उसको स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल्स को देख करके पता कर सकते हैं कि ऐसा क्यों होता है। जो ऑक्सीडाइजिंग पावर होती है हेलोजेंस की, उनको अपन वाटर के साथ रिएक्ट करा के भी देख सकते हैं। यहाँ पर फ्लोरीन जो है वो वाटर के साथ रिएक्ट करेगा और वाटर को ऑक्सीडाइज कर देगा ऑक्सीजन में। वहीं पे जो क्लोरीन और ब्रोमीन है वो वाटर के साथ रिएक्ट करके हाइड्रोहाइलिक और हाइपोहेलस एसिड्स बनाएंगे रिस्पेक्टिवली, है ना। जो आयोडीन है वो वाटर के साथ रिएक्ट करेगा, लेकिन वो रिएक्शन नॉन स्पॉन्टेनियस होती है, यानी कि जो आयोडाइन आयन है वो ऑक्सीजन से खुद ऑक्सीडाइज हो जाता है एसिडिक मीडियम में, और ये जस्ट रिवर्स रिएक्शन होती है। फ्लोरीन जो है वो वाटर को ऑक्सीडाइज करता है और आयोडीन आयन जो है वो खुद ऑक्सीडाइज होता है, यानी कि जस्ट रिवर्स रिएक्शन है। एनॉमलस बिहेवियर ऑफ फ्लोरीन की अगर बात कर लें तो जैसे कि अपन जानते हैं कि पी ब्लॉक में सेकंड पीरियड में हर एक एलिमेंट अपना कुछ ना कुछ अलग दिखाता है, तो ये भी बहुत अलग अलग फ्लोरीन एनॉमलस प्रॉपर्टीज शो करता है, जैसे कि आयोनाइजेशन एंथैल्पी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल्स जो हैं ये सारे के सारे हाइयर होते हैं एज एक्सपेक्टेड, जो भी अपन ट्रेंड से एक्सपेक्ट करते हैं उससे ज़्यादा होते हैं। वहीं पे जो आयनिक और कोवेलेंट रेडियाई, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट एंथैल्पी ऑफ बॉन्ड डिसोसिएशन और इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी होती है वो एक्सपेक्टेड वैल्यू से कम होती है। तो ये जो सब कुछ होता है ये एनॉमलस बिहेवियर कहलाता है फ्लोरीन का, और ये इसके स्मॉल साइज और हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वजह से होता है। एफ बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी जो है वो कम होता है, उसकी वजह से होता है, और डी ऑर्बिटल्स की नॉन अवेलेबिलिटी की वजह से होता है। ज़्यादातर जो रिएक्शंस होती हैं फ्लोरीन की वो एक्सोथर्मिक होती हैं, क्योंकि इनमें एक स्मॉल बॉन्ड बनता है पर एक स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनता है। वो स्मॉल बॉन्ड बहुत स्ट्रॉन्ग होता है और इस वजह से इसकी जो भी रिएक्शंस होती हैं वो एक्सोथर्मिक होती हैं। ये सिर्फ एक ऑक्सो एसिड बनाता है, वहीं पे जो बाकी के हेलोजेंस हैं वो काफ़ी सारे ऑक्सो एसिड्स का फॉर्मेशन करते हैं। HF की अगर बात करें हाइड्रोजन फ्लोराइड की, तो वो एक लिक्विड है क्योंकि इसमें स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्डिंग देखने को मिलती है, और यहाँ पे जो हाइड्रोजन बॉन्ड बनता है HF मॉलिक्यूल में वो स्मॉल और हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होने की वजह से, यानी कि फ्लोरीन का जो स्मॉल साइज होता है और हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है उसकी वजह से यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्ड बनता है। दूसरे जो हाइड्रोजन हैलाइड्स होते हैं उनका साइज बिगर होता है और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी कम होती है, तो इस वजह से वो गैस होते हैं। हाइड्रोजन की तरफ रिएक्टिविटी की अगर बात करें तो सारे के सारे हाइड्रोजन साथ रिएक्ट करके हाइड्रोजन हैलाइड्स का फॉर्मेशन करते हैं, लेकिन जो एफिनिटी होती है हाइड्रोजन के लिए वो डाउन द ग्रुप जाने पे कम होती जाती है। जो हाइड्रोजन हैलाइड्स हैं वो वाटर में डिसॉल्व करते हैं और उससे हाइड्रोहेलिक एसिड्स का फॉर्मेशन करते हैं। जो एसिडिक स्ट्रेंथ है इन एसिड्स की वो डाउन द ग्रुप जाने पे बढ़ती जाती है, यानी कि HF जो है वो सबसे कम एसिडिक होता है और HI जो है वो एक स्ट्रॉन्ग एसिड होता है। जो स्टेबिलिटी का ऑर्डर है इन हैलाइड्स का वो जस्ट उल्टा होता है, यानी कि HF जो है वो सबसे ज़्यादा स्टेबिलिटी का ऑर्डर जो है वो HF जो है तो सबसे ज़्यादा स्टेबल होता है और HI सबसे कम स्टेबल होता है, क्योंकि जो बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी होती है वो कम होती जाती है डाउन द ग्रुप जाने पे। HF की बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी बहुत ज़्यादा होती है और HI की बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी बहुत कम होती है।
ऑक्सीजन की तरफ रिएक्टिविटी की अगर बात करें तो हेलोजेंस जो है वो बहुत सारे ऑक्साइड्स बनाते हैं ऑक्सीजन के साथ, और इनमें से ज़्यादातर जो है वो अनस्टेबल होते हैं। फ्लोरीन जो है वो दो ऑक्साइड्स बनाता है, OF2 और O2F2। इसमें से सिर्फ OF2 जो है वो थर्मली स्टेबल है रूम टेम्परेचर पे। ये जो ऑक्साइड्स हैं ये एसेंशियली ऑक्सीजन फ्लोराइड्स होते हैं, क्योंकि फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑक्सीजन से ज़्यादा होती है। ये दोनों ही स्ट्रॉन्ग फ्लोरिनेटिंग एजेंट्स हैं। और यहाँ पर जो O2F2 है, O2F2 का इस्तेमाल करते हैं अपन प्लूटोनियम के को रिमूव करने के लिए। ये जो है तो प्लूटोनियम को ऑक्सीडाइज करता है PuF6 के फॉर्म में, और अपन स्पेंट न्यूक्लियर फ्यूल से प्लूटोनियम को रिमूव करते हैं इन फॉर्म ऑफ PuF6। क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन जो है वो बहुत सारे ऑक्साइड्स बनाते हैं, जिसमें इनका ऑक्सीडेशन स्टेट जो है वो +1 से +7 के बीच में कुछ भी हो सकता है। और जो अपन कॉम्बिनेशन देखते हैं काइनेटिक और थर्मोडायनेमिक फैक्टर्स का, तो उससे एक डिक्रीजिंग ऑर्डर देखने को मिलता है अपने को स्टेबिलिटी ऑफ ऑक्साइड्स में, जो कि हेलोजेंस के द्वारा बनते हैं। और वो बहुत अटपटा सा ऑर्डर है, यानी कि आयोडीन के जो ऑक्साइड्स हैं वो सबसे ज़्यादा स्टेबल होंगे, वहीं पर ब्रोमीन के सबसे कम होंगे, यानी कि आयोडीन के सबसे ज़्यादा, देन क्लोरीन के और फिर ब्रोमीन के। इसका कारण ये है कि जो ऑक्साइड्स आयोडीन के बनते हैं उनमें ग्रेटर पोलराइजेबिलिटी होती है बॉन्ड की आयोडीन और ऑक्सीजन के बीच में। वहीं पे क्लोरीन जो है उसमें मल्टीपल बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है क्लोरीन और ऑक्सीजन के बीच में, क्योंकि डी ऑर्बिटल्स की अवेलेबिलिटी होती है क्लोरीन में। लेकिन ब्रोमीन के जो ऑक्साइड हैं उनकी सबसे कम स्टेबिलिटी इसलिए है क्योंकि उसमें ये दोनों ही कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं होते हैं, और इस वजह से उनके ऑक्साइड्स की जो स्टेबिलिटी है वो कम होती है। हेलोजेंस के जो हाइयर ऑक्साइड्स हैं वो ज़्यादा स्टेबल होते हैं, यानी कि जो हाइयर ऑक्सीडेशन स्टेट वाले ऑक्साइड्स होंगे वो ज़्यादा स्टेबल होंगे एज़ कम्पेयर टू लोअर वंस। जो भी क्लोरीन के ऑक्साइड्स हैं वो बहुत ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स की तरह काम करते हैं, और वो एक्सप्लोड भी कर सकते हैं। यहाँ पर जो ClO2 है उसे ब्लीचिंग एजेंट की तरह यूज़ किया जाता है। ClO2 इज़ यूज्ड एज अ ब्लीचिंग एजेंट, पेपर पल्प के लिए, टेक्सटाइल्स के लिए और वाटर के ट्रीटमेंट में भी। ब्रोमीन के जो ऑक्साइड्स हैं वो लीस्ट स्टेबल हेलोजन ऑक्साइड्स होते हैं, जैसा कि अपन पढ़ चुके हैं। इसे मिडिल रो एनॉमली भी कहते हैं, और ये सिर्फ लो टेम्परेचर में ही एग्जिस्ट करते हैं। ये बहुत पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स होते हैं। आयोडीन के जो ऑक्साइड्स हैं वो इनसॉल्युबल सॉलिड्स होते हैं और हीटिंग करने पर डिकम्पोज कर जाते हैं। I2O5 जो है वो एक बहुत ही अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, और इसको कार्बन मोनोऑक्साइड के एस्टिमेशन में यूज़ किया जाता है। I2O5 इज़ अ वेरी गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एंड इज़ यूज्ड इन एस्टिमेशन ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड। रिएक्टिविटी टुवर्ड्स मेटल की अगर बात करें तो सारे के सारे ही मेटल्स के साथ मिलते हैं और मेटल हैलाइड्स का फॉर्मेशन कर देते हैं। जो आयनिक कैरेक्टर है हैलाइड्स का वो डाउन द ग्रुप जाने पर डिक्रीज होता है, यानी कि जो MF है वो सबसे ज़्यादा आयनिक होगा, वहीं पे जो MI है वो सबसे कम आयनिक होगा। अगर मेटल एग्जिबिट करता है एक से ज़्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट्स, तो फिर वो वाला ऑक्सीडेशन स्टेट्स जिसमें हाइयर ऑक्सीडेशन स्टेट होगा, तो वो वाला हैलाइड जो है वो ज़्यादा कोवेलेंट होगा, यानी कि हैलाइड्स इन हाइयर ऑक्सीडेशन स्टेट विल बी मोर कोवेलेंट देन दैट इन लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट। फॉर एग्जाम्पल, अगर SnCl4 और SnCl2 की बात करूँ तो SnCl4 जो है वो ज़्यादा कोवेलेंट होगा एज कम्पेयर टू SnCl2। अगर UF6 और UF4 की बात करें तो UF6 जो है वो ज़्यादा कोवेलेंट होगा एज कम्पेयर टू UF4। हेलोजेंस की रिएक्टिविटी देखते हैं दूसरे हेलोजेंस के साथ। ये दूसरे हेलोजेंस के साथ मिल करके बहुत सारे कंपाउंड्स बनाते हैं, जिसको अपन कहते हैं इंटर हेलोजेंस। ये XX डैश टाइप के हो सकते हैं, XX-3 टाइप के हो सकते हैं, XX5 टाइप के हो सकते हैं, XX7 टाइप डैश के हो सकते हैं। यहाँ पर जो X है वो लार्जर साइज वाला हेलोजन है, वहीं पे जो X डैश है वो स्मॉल साइज का हेलोजन है। अब चर्चा करते हैं कुछ कंपाउंड्स की, और पहला कंपाउंड है क्लोरीन। तो क्लोरीन जो है उसको 1774 में शीले ने डिस्कवर किया, और उन्होंने MnO2 के साथ HCl की रिएक्शन कराई थी और बताया था कि ये क्लोरीन है। जो क्लोरीन का नाम पड़ा है वो ग्रीक वर्ड एक होता है उसकी वजह से पड़ा है। ग्रीक में जो क्लोरस होता है वो ग्रीनिश येलो होता है, और इसी वजह से इसका नाम क्लोरीन पड़ा है। प्रिपरेशन की अगर बात करें तो आप मैंगनीज डाइऑक्साइड को हीट कर सकते हो कंसनट्रेटेड हाइड्रोक्लोरिक एसिड की प्रेजेंस में, और आपको क्लोरीन मिल जाएगी। अगर आप HCl नहीं लेना चाहते हो तो आप एक मिक्सचर ले लीजिए जिसमें आपको कंसनट्रेटेड H2SO4 को कॉमन सॉल्ट के साथ लेना पड़ेगा। आप इसको पोटेशियम परमैंगनेट और HCl की रिएक्शन से भी बना सकते हो, वहाँ भी आपको क्लोरीन मिलेगा। जो मैन्युफैक्चर ऑफ क्लोरीन की बात करें लार्ज स्केल में तो वो डीकन्स प्रोसेस से होती है, जो कि एक नेम प्रोसेस है। इसमें हाइड्रोजन क्लोराइड गैस को ऑक्सीडाइज किया जाता है एटमॉस्फेरिक ऑक्सीडेशन की एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन की मदद से ऑक्सीडाइज किया जाता है,
और यहाँ पे कैटलिस्ट के फॉर्म में CuCl2 का इस्तेमाल करते हैं अपन। इसको इलेक्ट्रोलिटिक प्रोसेस से ही बनाया जा सकता है। अगर आप ब्राइन का इलेक्ट्रोलिसिस करोगे, ब्राइन यानी कि कंसनट्रेटेड NaCl सॉल्यूशन, उसका इलेक्ट्रोलिसिस करोगे तो आपको एनोड में क्लोरीन गैस लिबरेट होती हुई मिल जाएगी। प्रॉपर्टीज़ की अगर बात करें तो क्लोरीन गैस जो है वो ग्रीनिश येलो कलर की होती है। पंजेंट और सफोकेटिंग ओडर होता है इसका। ये एयर से 2 से 5 गुना ज़्यादा हैवियर होती है। इसको आप लिक्विफाई कर सकते हो बहुत ही आसानी से एक ग्रीनिश येलो लिक्विड में, और ये वाटर में सॉल्यूबल होती है। इसकी हाइड्रोजन के साथ बहुत ज़्यादा अच्छी ग्रेट एफिनिटी होती है, और ये उन कंपाउंड्स के साथ रिएक्ट करती है जिसमें हाइड्रोजन होता है, और रिएक्ट करके HCl बना लेती है। कोल्ड और डाइल्यूट एल्केलीज के साथ ये एक मिक्सचर ऑफ क्लोराइड और हाइपोक्लोराइड देती है। लेकिन अगर आपने हॉट और कंसनट्रेटेड एल्केलीज ले लिए तो वो आपको क्लोराइड और क्लोरेट देता है। ड्राई स्लेक्ड लाइम के साथ ये ब्लीचिंग पाउडर देता है, और जो कंपोजिशन है ब्लीचिंग पाउडर का वो है CaOCl का होल ट्वाइस डॉट CaCl2 डॉट CaOH का होल ट्वाइस डॉट ट्वाइस ऑफ H2O। आई रिपीट द कंपोजिशन ऑफ ब्लीचिंग पाउडर CaOCl का होल ट्वाइस डॉट CaCl2 डॉट CaOH का होल ट्वाइस डॉट ट्वाइस ऑफ H2O। क्लोरीन हाइड्रोकार्बन्स के साथ भी रिएक्ट करता है और सब्सटीट्यूशन प्रोडक्ट्स देता है सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स के साथ। अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स के साथ ये एडिशन प्रोडक्ट्स देता है। क्लोरीन वाटर ऑन स्टैंडिंग लूजेज इट्स येलो कलर, अपना येलो कलर लूज कर देता है क्योंकि HCl और HOCl का फॉर्मेशन हो जाता है। यहाँ पे जो HOCl बनता है वो नेसेंट ऑक्सीजन दे देता है, जो कि रिस्पॉन्सिबल होता है ऑक्सीडाइजिंग और ब्लीचिंग प्रॉपर्टीज ऑफ क्लोरीन के लिए। क्लोरीन आयरन को +2 से +3 में ऑक्सीडाइज कर देता है, सल्फाइड को सल्फेट में कन्वर्ट कर देता है, और क्लोरीन जो है वो सल्फर डाइऑक्साइड को सल्फर ट्राइऑक्साइड में भी कन्वर्ट कर सकता है, ऑक्सीडाइज कर सकता है। आयोडीन को ये आयोडेट बना देता है ऑक्सीडाइज करके। यानी कि क्लोरीन जो है वो एक पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, और क्लोरीन जो है वो एक पावरफुल ब्लीचिंग एजेंट भी है। यहाँ पर जो ब्लीचिंग एक्शन है वो ड्यू टू ऑक्सीडेशन होता है। ये वेजिटेबल और ऑर्गेनिक मैटर को भी ब्लीच कर देता है अगर वहाँ पर मॉइस्चर की प्रेजेंस हुई, और जो ब्लीचिंग इफेक्ट है क्लोरीन का वो परमानेंट होता है। इसमें ब्लीचिंग में होता है क्या, कलर्ड सब्सटेंस ऑक्सीडाइज होते हैं और कलरलेस सब्सटेंस में कन्वर्ट हो जाते हैं। इसका अब यूज़ देख लेते हैं क्लोरीन का। ये गोल्ड और प्लेटिनम के एक्सट्रैक्शन में यूज़ होती है, डाइज के मैन्युफैक्चर में इसका इस्तेमाल किया जाता है, कुछ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स और ड्रग्स बनाने के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है इसका, जैसे कि CCl4, CCl3, CHCl3, DDT और रेफ्रिजरेंट्स। इसको ड्रिंकिंग वाटर को स्टरलाइज करने के लिए और कुछ पॉइजनस गैसेस को बनाने के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है। कुछ पॉइजनस गैस जैसे कि फॉस्जीन यानी कि COCl2, टीयर गैस यानी कि CCl3NO2, और मस्टर्ड गैस यानी कि CH2 का होल 4 SCl2। अब चर्चा कर लेते हैं हाइड्रोजन क्लोराइड की। तो ग्लोबर ने इस एसिड को पहले बनाया था और उसने कॉमन सॉल्ट को हीट कर दिया था कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड के साथ, तो हाइड्रोजन क्लोराइड गैस बन गई थी। लैब में इसको प्रिपेयर करने का भी यही मेथड है। सोडियम क्लोराइड को आप कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड के साथ लीजिए तो आपको HCl मिलेगा। HCl गैस को आप ड्राई कर सकते हो। अगर आप इसको ड्राई करना चाहो तो आप कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड से इसको पास करा दीजिए तो ये ड्राई हो जाएगी। इसकी प्रॉपर्टीज़ अगर देखें तो ये कलरलेस और पंजेंट स्मेलिंग गैस होती है। बहुत ही आसानी से लिक्विफाई हो जाती है कलरलेस लिक्विड में, किसी भी कलरलेस लिक्विड में आसानी से लिक्विफाई हो जाती है। और ये एक वाइट क्रिस्टलाइन सॉलिड में फ्रीज होती है। इट फ्रीजेस टू अ वाइट क्रिस्टलाइन सॉलिड। एक्सट्रीमली सॉल्युबल इन वाटर होती है और ये वाटर में आयोनाइज कर जाती है इन फॉर्म ऑफ H3O पॉजिटिव और Cl नेगेटिव। इसका जो एक्वस सॉल्यूशन है उसको अपन हाइड्रोक्लोरिक एसिड कहते हैं। जब ये डिसॉल्व करती है वाटर में और आयोनाइज करती है तो यहाँ पे इसका डिसोसिएशन कांस्टेंट जो है यानी कि Ka देखने को मिलता है, वो बहुत हाई होता है, 10⁻7 होता है। और ये इंडिकेट करता है कि ये एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग एसिड है इन वाटर। ये अमोनिया के साथ रिएक्ट करता है और NH4Cl के वाइट फ्यूम्स दे देता है। अमोनिया के साथ रिएक्ट करके ये वाइट फ्यूम्स ऑफ NH4Cl दे देता है। अगर आप 3 पार्ट्स ऑफ कंसनट्रेटेड HCl लेंगे और 1 पार्ट कंसनट्रेटेड HNO3 का लेंगे और उसको मिक्स करेंगे तो आपको एक्वा रेजिया का फॉर्मेशन देखने को मिलेगा। और एक्वा रेजिया का फॉर्मेशन इसलिए किया जाता है क्योंकि अपन डिसॉल्व करना चाहते हैं कुछ नोबल मेटल्स को, यानी कि गोल्ड और प्लेटिनम जैसे नोबल मेटल्स को डिसॉल्व करने के लिए एक्वा रेजिया का इस्तेमाल करते हैं अपन। जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड है वो कुछ वीकर एसिड्स के सॉल्ट को डिकम्पोज भी कर देता है। वीकर एसिड्स यानी कि कार्बोनेट्स, हाइड्रोजन कार्बोनेट्स और सल्फाइड्स के जो सॉल्ट्स होते हैं उनको डिकम्पोज भी कर देता है। अब कुछ यूजेस देख लेते हैं इसके। ये क्लोरीन को बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, NH4Cl को बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, और कॉर्न स्टार्च से ग्लूकोज बनाने के लिए भी इसका इस्तेमाल किया जाता है।
इसका इस्तेमाल मेडिसिन में लेबोरेटरी रिएजेंट की तरह भी होता है HCl का, और HCl को आप बोन्स से ग्लू एक्सट्रैक्ट करने के लिए भी यूज़ कर सकते हो, या फिर आप ब्लैक बोन को प्यूरिफाई करने के लिए भी HCl का इस्तेमाल कर सकते हैं। अब चर्चा करते हैं ऑक्सो एसिड्स ऑफ हेलोजेंस के बारे में। ड्यू टू हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एंड स्मॉल साइज, ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है फ्लोरीन की और साइज स्मॉल होता है, तो फ्लोरीन जो है वो सिर्फ एक ऑक्सो एसिड बनाता है जिसका फॉर्मूला होता है HOF। इसको फ्लोरिक एसिड या फिर हाइपोफ्लोरस एसिड भी कहा जाता है। दूसरे हेलोजेंस काफ़ी सारे ऑक्सो एसिड्स बनाते हैं, और ये इनमें से ज़्यादातर जो है उसको अपन प्योर स्टेट में आइसोलेट नहीं कर पाए हैं। ये सिर्फ इनके एक्वस सॉल्यूशंस में और सॉल्ट्स के फॉर्म में ही स्टेबल पाए जाते हैं। चर्चा करते हैं इंटर हेलोजन कंपाउंड्स की। तो जैसे जैसे ही रेशियो बढ़ता है x और x डैश के बीच में, तो वैसे वैसे ही नंबर ऑफ एटम्स जो है पर मॉलिक्यूल वो भी बढ़ते चले जाते हैं। जैसे कि आयोडीन 7 फ्लोराइड यानी कि IF7 में मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम्स है, यानी कि 8 एटम्स है, क्योंकि जो रेडियस का रेशियो है आयोडीन और फ्लोरीन के बीच में वो मैक्सिमम है। इसी वजह से जो IF7 है वो मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम्स वाला मॉलिक्यूल है। प्रिपरेशन की अगर बात करें तो इसको अपन प्रिपेयर कर सकते हैं डायरेक्ट कॉम्बिनेशन ऑफ एटम्स से। आप कंपाउंड्स बनाना चाहते हैं अगर इंटर हेलोजन, तो आप इनका डायरेक्ट कॉम्बिनेशन भी कर सकते हैं, या फिर कोई हेलोजन लीजिए और उसका लोअर इंटर हेलोजन कंपाउंड्स के साथ रिएक्शन करिए। जो भी रिएक्शन प्रोडक्ट होगा वो डिपेंड करेगा कि आपने स्पेसिफिक कंडीशंस क्या ले रखी हैं, है ना, रिएक्शन के टाइम पे। जैसे मान लीजिए आपने क्लोरीन और फ्लोरीन को इक्विमोलर लिया तो ClF बन जाएगा, लेकिन अगर आपने फ्लोरीन को एक्सेस में ले लिया तो ClF3 बन जाएगा। अगर आपने आयोडीन के साथ 3 मॉलिक्यूल्स ऑफ क्लोरीन ले लिया और एक्सेस में ले लिया क्लोराइड को, तो ICl3 बनेगा। ये जो ICl3 है ये क्लोरीन ब्रिज्ड डाइमर बना लेता है, यानी कि I2Cl6, और ये अपने को देखने को मिल जाता है। सारे के सारे जो हैं ये कोवेलेंट मॉलिक्यूल्स होते हैं और नेचर में डायमैग्नेटिक होते हैं। वोलेटाइल सॉलिड्स और लिक्विड्स भी होते हैं। ये वोलेटाइल सॉलिड्स और लिक्विड्स होते हैं, लेकिन जो ClF है वो एक गैस होती है। इनकी जो फिजिकल प्रॉपर्टीज़ हैं वो कंस्टिट्यूएंट हेलोजेंस के इंटरमीडिएट ही होती है, एक्सेप्ट देयर मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट, क्योंकि इनके मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट थोड़े से ज़्यादा होते हैं एज एक्सपेक्टेड। जनरली इंटर हेलोजन कंपाउंड जो हैं वो ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं हेलोजेंस की तुलना में। यहाँ पे फ्लोरीन एक एक्सेप्शन है, क्योंकि जो XX डैश का बॉन्ड होता है वो वीक होता है एज कम्पेयर टू पेरेंट हेलोजन। यहाँ पे भी अगेन फ्लोरीन को अपन एक्सेप्शन मान रहे हैं। ये सभी के सभी हाइड्रोलिसिस करते हैं और हैलाइड आयन देते हैं। जो यहाँ पे हैलाइड आयन बनेगा वो स्मॉलर हेलोजन से बनेगा, और जो लार्जर हेलोजन है वो हाइपोहेलाइट बनाएगा, या फिर हैलाइट बनाएगा, या फिर हैलेट बनाएगा, या फिर पर हैलेट बनाएगा। ये डिपेंड करता है कंपाउंड किस टाइप का है। अगर AB टाइप का कंपाउंड हुआ तो हाइपोहेलाइट बनेगा, AB3 टाइप का हुआ तो हैलाइट बनेगा, AB5 टाइप का हुआ तो हैलेट बनेगा, और अगर AB7 टाइप का हुआ तो पर हैलेट बनेगा। ये सब लार्जर हेलोजन बनाएंगे। जो स्मॉलर हेलोजन होगा वो हैलाइड आयन का फॉर्मेशन करेगा हाइड्रोलिसिस में। इनका अगर अपन मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर देखना चाहें तो बहुत ही इंटरेस्टिंग है, और ये अपन VSEPR थ्योरी के साथ देख भी सकते हैं। जो AB3 टाइप का होता है यानी कि XX3 टाइप का, उसका बेंट T शेप होता है। XX5 टाइप के कंपाउंड जो हैं वो स्क्वायर पिरामिडल होते हैं, और जो IF7 है वो पेंटागोनल बाई पिरामिडल स्ट्रक्चर होता है। इंटर हेलोजन कंपाउंड जो हैं वो बहुत ही यूज़फुल फ्लोरिनेटिंग एजेंट्स होते हैं। जो ClF3 और BrF3 हैं उनका अपन UF6 के प्रोडक्शन में भी इस्तेमाल करते हैं। यहाँ पे यूरेनियम 235 का इनरिचमेंट करते हैं इनकी मदद से। सो गाइस, दिस इज़ इट फॉर दिस पॉडकास्ट। आई होप आपको ये सीरीज़ अच्छी लग रही होगी। काफ़ी सारा रिवीजन हो गया होगा आपका, ऑलमोस्ट भी ब्लॉग ख़त्म होने पे है। तो चलिए, ये आपकी चॉइस है कि आपको सब्सक्राइब करना है, लाइक करना है कि नहीं, बट प्लीज़ इसको शेयर करना तो बनता है। सो शेयर विद योर फ्रेंड्स। ये मत सोचो कि उसको भी पता चल जाएगा तो वो आगे निकल जाएगा। आप कोशिश करिए कि आप इससे ज़्यादा से ज़्यादा सीखें। और चलिए ठीक है, टाटा बाय बाय, थैंक यू।